हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब के बाद जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की प्रकृति। इसमें लगभग आपको 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन आपका रेलवे, एसएससी, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है लिक्विड में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण वाला अधिकतम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के जो अवस्था होता है 5 प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होता है ठोस में होता है। आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा? ठोस होगा। उससे कम किस में होगा? द्रव में। उससे कम किस में होगा? गैस में। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक जो 5 अवस्था तय की गई वो कौन सा है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी BEC। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में क्या होता है कि कुछ समय के लिए एक नए पदार्थ का निर्माण होता है बस। रासायनिक में क्या होता है कि सदा सदा के लिए एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो बोलते हैं भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ठोस का द्रव में पिघलना, ये तो भौतिक हो जाएगा। पदार्थ का किण्वन, और तीसरा है द्रव का गैस में वाष्पीकरण, और चौथा है गैस का द्रव में बदलना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पदार्थ का किण्वन हो जाएगा, क्योंकि किण्वन का मतलब सड़ना गलना होता है। यदि कोई पदार्थ सड़ गल जाएगा तो फिर उस पदार्थ में नहीं आ पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ का किण्वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ईंधन का दहन, पहला ऑप्शन ईंधन का दहन। दूसरा लोहे में जंग लगना, ये भी तो रासायनिक परिवर्तन है। और ईंधन का दहन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इसमें कहा था कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। आप लोग याद रखिएगा, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका समान उदाहरण? तो लोहे में जंग लगना जो होता है रासायनिक परिवर्तन का होता है। तो इसका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण हो जाएगा, देखिए ऊर्ध्वपातन जो होता है, ऊर्ध्वपातन हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया और आसमान, ये तीनों जो होते हैं भौतिक परिवर्तन। कौन सा होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। बस निष्क्रियकरण जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें आपको यही कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रियकरण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है। इस नियम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इस नियम को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। और जैसा आप लोगों को पता है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत दिया था वो लेबुजर साहब ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम के प्रतिपादन किया था? तो स्थिर अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो प्राउस्ट ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्राउस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। ये नियम किस लिए है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा लगातार समानुपात का नियम। इसका सही आंसर होगा लगातार समानुपात के नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित यानी स्थिर अनुपात होता है, वो क्या है? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि
का अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है। यदि एन का यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है और परमाणु भार यहाँ पे और संख्या हाइड्रोजन के 3, तो 1 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 14:3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का जो सिद्धांत था वह रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया कि परमाणु को विभाजित हम नहीं कर सकते हैं? तो ये बताया था जॉन डाल्टन ने। उस ब्रिटिश रसायन शास्त्री का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में एक निर्णायक सिद्ध हुआ। तो ये जो वैज्ञानिक था, जो रसायन शास्त्री था, वह था जॉन डाल्टन। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाती हैं? तो देखिए, गैस का सीधे ठोस में बदलना जो कहलाता है, इसमें उस प्रक्रिया क्या नाम जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, तो इसमें ऑप्शन जो है ना गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन गड़बड़ लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्षेपण हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? निक्षेपण है। आप लोग याद रखिएगा, उस गैस का सीधे ठोस में बदलना जो वो कहलाता है निक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है गड़बड़ लिखा गया है, ठीक ना। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाती है? तो उस प्रक्रिया का नाम है निक्षेपण। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाती है? तो यहाँ भी ऑप्शन जो है गड़बड़ लिखा गया है। यहाँ जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन होगा, क्योंकि एक ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदल जाना वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का सड़ना गलना, तो ये तो रासायनिक हो जाएगा। फलों का पकना ये भी रासायनिक होगा। हाँ, बर्फ का पिघलना ये भले होगा भौतिक परिवर्तन। और दूध से दही का जमना ये भी होगा रासायनिक, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको कहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, तो किस अवस्था में हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा समांगी और विषामंगी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हवा एक पदार्थ है, कैसा है? तो हवा देखिए शुद्ध पदार्थ नहीं है। हवा में क्या होता है? तत्व भी है और यौगिक भी है, ठीक ना। जैसे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों, तत्व और यौगिक। यहाँ पे देखिए को छूट गया यहाँ पे, तो यौगिक हो जाएगा, तत्व और यौगिक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, मतलब पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो जो कहलाता है वो अणु कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसकी अणुक ऊर्जा क्या होती है? हम लोग जानते हैं किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी अणुक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगा। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातिज पदार्थ हैं? तो इसमें ऊर्ध्वपातिज पदार्थ जो हो जाएगा नौसादर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातिज पदार्थ का क्या एग्जाम्पल आता है? नौसादर हो गया, फिर कपूर भी आता है, नेफ्थलीन भी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते क्या है। आंतरिक बल अधिकतम होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी खुद तो गड़बड़ लिखा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस लाइन को आप लोग काट दीजिएगा, ये सरपट काट दीजिए।
क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है किसके वजह से? क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाते हैं। जैसे सिंपली हम लोग जानते हैं जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर जो जल उबलता है यानी जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, 110 से 120 तक पहुँच जाता है, इसलिए खाना क्या होता है जल्दी पक जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके अणुओं की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? जब बर्फ़ पिघलेगा तो बर्फ़ पिघले पानी बनेगा और पानी चलना शुरू हो जाएगा, मतलब गतिज अवस्था में आ जाएगी, उसमें गति ऊर्जा ऊर्जा आ जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा जो है इसका घटने लगेगा। आप लोग याद रखिए, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके अणुओं की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? वो घटती है। भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा पाए जाने वाली धातु क्या है? भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाए जाने वाली धातु है वो आपका एल्युमिनियम है। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ क्या करती हैं? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। यहाँ पर जो नीचे वाला लाइन है आप लोग इसको काट दीजिएगा। नवसात और नमक को अलग किया जा सकता है, ये लाइन को काट दीजिए। जल में घुलनशील अशुद्धियों क्या करते हैं? जल में घुलनशील अशुद्धि क्या करते हैं? क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। जैसे जल में हम नमक को डालते हैं तो नमक क्या करते हैं? जल के क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गैस वह पदार्थ है जिसका होता है यहाँ पर ऊपर वाला जो लाइन है इसको काट दीजिए। यहाँ पर ऊपर वाले लाइन को काट दीजिए। जब बर्फ़ पिघलती है उसका अणु की ऊर्जा स्थिति क्या होती है? घटती है। सही आंसर क्या हो जाए? घटती है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाष्पन कहलाता है। तो इस तरह से आपको 30 क्वेश्चन करवाया गया और हम मिलते हैं फिर पुनः न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।